ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य एवं समस्याएं। उद्देश्य विहीन साहित्य सर्जना संभव ही नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना के पीछे जयशंकर प्रसाद जी का एक निश्चित उद्देश्य निहित है। वे मानव जीवन का दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विवेचन तथा भारत के गौरव और भारतीय संस्कृति को उजागर करना चाहते थे। साथ ही नारी जीवन की समस्या को भी व्यक्त करना चाहते थे। ध्रुव स्वामिनी में वर्तमान समस्याओं का समाधान विगत घटनाओं के सहारे प्रस्तुत किया गया है। इस घटना में उन्होंने नारी को शोषण और अत्याचार से मुक्त कराने का उद्देश्य अपने समक्ष रखा है। उन्होंने स्थान पर नारी के अधिकारों की मांग की है। एक स्थान पर ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से स्वयं कहती है, मैं कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि पुरुष स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। वास्तव में ध्रुव स्वामिनी की समस्या नारी समस्या ही है। इसमें प्रसाद जी ने नारी की दयनीय दशा का चित्रण किया है। नारी का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है। उसे केवल भोग विलास की वस्तु माना है। इसी कारण शकराज संधि प्रस्ताव में ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है। नारी की ऐसी दशा को चित्रित करके प्रसाद जी ने वर्तमान में संदेश दिया है कि यद्यपि नारी का वह रूप आज नहीं है जो गुप्त युग में था, लेकिन आज भी समाज में नारी को वह अधिकार व सम्मान प्रदान नहीं किया जाता जिसकी वह हकदार है। प्रसाद जी ने अपने सभी ऐतिहासिक नाटकों में पुरातन भारतीय इतिहास के कथानक के सहारे वर्तमान में की किसी न किसी समस्या का हल खोजा। ध्रुव स्वामिनी में भी पुरुष के अंकुश में दबी हुई नारी के मोक्ष का प्रयास किया गया है। संक्षेप में प्रसाद जी ने इस नाटक के माध्यम से अनेक समस्याओं को चित्रित किया, जैसे अनमेल विवाह, पुनर्विवाह की समस्या व उसका समाधान, युवराज की समस्या, नारी उत्थान की समस्या। ये सब इस ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंदर जयशंकर प्रसाद ने खोजने का प्रयास किया। सम्राट समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को युवराज पद प्रदान करते हैं क्योंकि उनका बड़ा बेटा रामगुप्त चरित्रहीन चरित्र का व्यक्ति है। ध्रुव स्वामिनी तेजस्वी चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षित है, परंतु शिखर स्वामी की चाल से रामगुप्त राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। वह ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लेता है, किंतु हिंदू समाज में पति पत्नी का संबंध अटूट माना गया है। रामगुप्त पति होते हुए भी अपने दायित्वों के निर्वाह से मुख मोड़ लेता है। वह उसे अकेला भोग विलास, आमोद प्रमोद और सुख साधन की वस्तु समझता है। ऐसे अनमेल विवाहों से नारी
को मुक्ति दिलाने के लिए प्रसाद जी ने संबंध विच्छेद को न्याय संगत ठहराया है। प्रसाद जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि नपुंसकता, कायरता, अयोग्यता तथा आचरण से पतित होने की स्थिति में यदि स्त्री पुरुष से संबंध विच्छेद कर ले तो कोई आपत्ति नहीं। जब रामगुप्त शकराज का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तब ध्रुव स्वामिनी उससे अपनी रक्षा हेतु करुण याचना करती है। रामगुप्त पर इस अनुनय विनय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह ध्रुव स्वामिनी की रक्षा का भार लेने से मना कर देता है। तुम मेरी रानी नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूं, इससे तुम्हें आपत्ति क्यों है? ध्रुव स्वामिनी के अनुनय विनय पर भी रामगुप्त उससे अपमानित करता है। ऐसी स्थिति में नारी की इस समस्या का हल नाटककार ने उसके द्वारा विद्रोह करवा कर ही प्रस्तुत किया है। तभी ध्रुव स्वामिनी स्पष्ट शब्दों में कहती है। अगली समस्या पुनर्विवाह की समस्या। भारतीय समाज में नारी का पुनर्विवाह एक जटिल समस्या है। प्राचीन समय में पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में धर्मशास्त्र का आधार लेकर नारी के पुनर्विवाह और मोक्ष की व्यवस्था की है। ध्रुव स्वामिनी प्रारंभ से ही चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षित है। उसका विवाह अयोग्य तथा अविचारी रामगुप्त से संपन्न हो गया। ऐसे पति से छुटकारा दिलाने के लिए ही प्रसाद जी ने नाटक के अंत में उसका विवाह चंद्रगुप्त से करा दिया। ध्रुव स्वामिनी नाटक में पुरोहित अपनी व्यवस्था देता हुआ कहता है, यह रामगुप्त मृत और प्रव्रजित तो नहीं, परंतु गौरव से भ्रष्ट, आचरण से पतित, राज क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त को ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। जब रामगुप्त इस व्यवस्था को मानने से इनकार करता हुआ शास्त्र का हवाला देता है तो पुरोहित कहता है, राजतिलक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो क्लीव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव इसलिए कहा जिसे अपनी स्त्री को दूसरों की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं। वह क्लीव नहीं तो और क्या। मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। चंद्रगुप्त को मारने का प्रयास में सामंत द्वारा रामगुप्त स्वयं मारा जाता है। युवराज की समस्या। नाटक के अंत में प्रसाद जी ने समस्त परिषद के माध्यम से इसका एक समर्थन करवाया है। आर्य, अनार्य, पतित एवं क्लीव रामगुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। प्रारंभ से ही यह मत प्रचलित है कि अयोग्य राजा को शासन करने का अधिकार नहीं। योग्य कुशल राजनीति में पटु व्यक्ति को ही राजा बनना चाहिए। प्रसाद जी ने इस नायक के माध्यम से अतीत की निरंकुश शासन व्यवस्था का विरोध करके वर्तमान की शासन व्यवस्था का चित्र अंकित किया। नाटक के प्रारंभ से ही रामगुप्त का चरित्र जिस रूप से हमारे सामने आता है वही रूप रामगुप्त को विलासी, कायर, कर्तव्यहीन तथा आचरण से
पतित सिद्ध करता है। क्या ऐसे अयोग्य शासक को पद पर बने रहने की अनुमति दी जा सकती है? नाटक के अंत में प्रसाद जी ने समस्त परिषद के माध्यम से इसका समर्थन कराया है। इस पर भी जब रामगुप्त अपनी दुर्गति को नहीं त्यागता तो उसके जीवन का अंत भी हो जाता है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में मानव जीवन के दार्शनिक मनोवैज्ञानिक पक्ष को उद्घाटित करते हुए भारत के अतीत गौरव और भारतीय संस्कृति को उजागर करके जयशंकर प्रसाद ने गौरव रचना कौशल का अभूतपूर्व परिचय दिया, नारी के प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय दिया, नारी के अधिकारों की मांग की, नारी की विविध समस्याओं को उभारा। नाटककार ने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। गुड़िया